रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम जी, मौजा ही मौजा। चलो बहुत वधिया ही होना चाहिए जी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक तो एमसीक्यूज किए थे संडे को, मेरे ख्याल से मज़ा आ गया होगा आपको। ऐसे ऐसे ही एमसीक्यूज करेंगे, इससे हायर लेवल के भी करेंगे। मतलब टेंशन मतलब, मेरा सर इस बार एक एम है कि आपको मैं इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दूं और उस लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दूं ना कि आप जब एग्जाम के अंदर जाओ आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए जी। ठीक है, तो बस आपने मेरा साथ देना है, डेली बेस पे आपने आके बैठना है। सर बस 1 घंटा मेरे को दे दो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटे के अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 1 घंटा दे रहे हो ना, आपकी रिवीजन भी मैं करवा दूंगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, सब कुछ मैं करवा दूंगा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम हो जी। ठीक है, बस आपने चुप करके 1 घंटा यहाँ पे आके बैठ जाना है जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन हमने स्टार्ट की हुई थी। वो टेक्निकल दिक्कत की वजह से नोट्स मैं आपको दिखा नहीं पाया था, बट हाँ होपफुली आपके पास नोट्स आपने होंगे, आपने रिवीजन कर ली होगी। आज हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और फिर अगली क्लास से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम रिवीजन करने जा रहे हैं, सैलरी। मतलब ये लगा लो 5 हेड की फाइनली हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और आप सब जानते हो कि 5 हेड में से कितना क्वेश्चन बनते हैं, कितने पेपर बनते हैं, और मुझे नहीं पता कि आपने 5 हेड कितने बढ़िया ढंग से पहले किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, उसकी रिवीजन क्लास बिल्कुल मत मिस मत करना, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल को इग्नोर करके चल रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि एग्जाम में इस बार कितने क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों चैप्टर में से। पर चलो मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले अच्छे से किए होंगे, बट 5 हेड की रिवीजन को गलती से इग्नोर मत कर देना, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मेजरली बनते हैं वो उसके अंदर से ही बनते हैं, वो गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बट वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पूरा कंप्लीट करके इसको फिनिश करके हम पैकअप कर देंगे। ठीक है, और बाकी फिर इसके एमसीक्यूज कब करेंगे? आने वाले संडे में। तो आने वाले संडे में रेजिडेंशियल स्टेटस के एमसीक्यूज भी करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं सैलरी के भी करवा दूंगा, जितना हमारा सैलरी हो जाएगा संडे से पहले। डन है जी, स्टार्ट करें पक्का पक्का। चलो इधर देखो ध्यान से ही। अब एक बार चेक करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस में ना लास्ट क्लास में हमने कितना किया था। एक बार फटाफट से रिवीजन करवा दो जी, फटाफट सारे बच्चे सीधे होके बैठो जी, जल्दी सारे बच्चे सीधे होके बैठ जाओ जी। हाँ जी रोहित, अरे रोहित भाई सीधे होके बैठ जाओ। रोहित कह रहा है मैं सीधे होके ही बैठा हूँ। हाँ हाँ, आप मेरे को ऐसे मत बोलो। ओके चलो इधर देखो ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। आपको मैंने कहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर 5 से लेके 9 तक होगा जी। 5 हम कंप्लीट करेंगे, आज हम देखेंगे। 6 हमने ऑलमोस्ट एक बार रिवाइज कर लिया। 7 हमारा सैलरी में डिस्कस करेंगे। 8 हमारे किसी काम का है नहीं। 9 भी आज हम डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 6 स्टार्ट किया, बट सेक्शन नंबर 6 से पहले कुछ बेसिक बातें हमने की थी। सबसे पहली बात मैंने कहा था कि जब भी आपको स्टेटस निकालना होगा ना, तो आप ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि हर पर्सन का सेपरेट कैलकुलेट करना, सबका सेम कैलकुलेट मत करना। इसका मतलब है कि अगर मान लो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ तो मेरे फादर भी रेजिडेंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। इट मीन्स मेरी फैमिली में जितने पर्सन होंगे सबका सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, कंपनी का अलग करेंगे, एचएफ का अलग करेंगे, एओपी का अलग करेंगे, मतलब जितने पर्सन होंगे सबका सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। रूल नंबर 1 ये आपको ध्यान देना है। फिर मैंने कहा था रूल नंबर 2 कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे, स्टेटस प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे। रीजन क्योंकि इनकम निकालनी है प्रीवियस ईयर की, तो स्टेटस भी प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे। तीसरा मैंने कहा था कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि इंडिया का रेजिडेंट होना और इंडिया का सिटीजन होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं। इट मीन्स अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है वो इंडिया का रेजिडेंट होगा, जरूरी नहीं है। और अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है वो बाहर का रेजिडेंट होगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है, दोनों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फिर मैंने कहा था कि एक पर्सन एक साल में एक से ज़्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि वो रेजिडेंट बनना ना बनना वो बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जितनी कंट्री में कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा उतनी कंट्री के अंदर मैं रेजिडेंट बन जाऊंगा। ये सारी बातें हमने की। अच्छा, एक पॉइंट मैंने और भी कहा था कि अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है या बाहर से वो इंडिया में आ रहा है, तो फिर आने और जाने के दोनों दिन आपको इंडिया में कवर करके चलने हैं, बस ये बात ध्यान दो।
एक पॉइंट फिर मैंने और भी आपको बताया था जी, अगर कोई पर्सन पानी में रह रहा है और पानी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर कवर होगा, मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में अगर वो रह रहा है, तो उस केस में वो उसको इंडिया में ही कवर करेंगे, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडिया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि अगर वो 6 नॉटिकल माइल्स में है, 8 में है, 10 में है, तो उसको इंडिया में ही कवर करके उसके बेस पे चेक करेंगे वो कितने दिन इंडिया में रहा। अच्छा, एक लाइन मैंने फिर आपको और बोली थी कि आप इंडिया में रहे हो, कहीं पर भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, आपको बिजनेस पर्पस के लिए रहे हो, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब कैसे भी अगर होगे ना, अगर आप डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपको इंडिविजुअल का स्टेटस निकालना है, तो सबसे पहले आपको 2 बेसिक कंडीशन होंगी, उन दोनों में से अगर आप सिंगल बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करो, इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। एक बात में सोच के बोलना सर, अगर मान लो मैंने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, सेकंड नहीं की, तो मैं क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा। अगर मैंने सेकंड कर दी, पहली नहीं की, तो भी क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा। अगर मैंने दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो भी मैं क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा। और अगर मैंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तो मैं क्या बन जाऊंगा? एनआर बन जाऊंगा। बस ये बात ध्यान दो जी। अब पहली बेसिक कंडीशन क्या आती है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रहे, या सेकंड बेसिक कंडीशन आ रही है कि अगर आप 60 दिन या उससे ऊपर रहे और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर रहे, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, तो इंडिया में रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। बस ये बात ध्यान दो। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एक बात मैंने सोच के बताना सर, कि ये दोनों बेसिक कंडीशन क्या हर केस में चेक करते हैं, या इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं? जल्दी बताओ सर, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। संतोष, संतोष यार, संतोष बताओ ना, कि दोनों कंडीशन जो होती हैं वो दोनों की दोनों में सेटिस्फाइड करनी है, एक करने, पहली बात तो एक करनी है, बट क्या हर केस में दोनों कंडीशन चेक करेंगे, या इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। टोटल कितनी एक्सेप्शन होती है? 5। याद करो, मैंने कहा था ऐसे 5 केस होंगे। उन 5 केस में आपको 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी पड़ सकती है, कुछ केस में 120 दिन वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ सकती है, बट हाँ 60 दिन वाली कंडीशन उस केस में चेक नहीं करेंगे। अब 5 केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं जी? याद करो, पहला केस हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, शाबाश शाबाश शाबाश, याद कराओ सर फटाफट, कौन सा था? अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहा है, उस केस में ओनली 182 डेज अगर सेटिस्फाइड होंगे तभी रेजिडेंट बनेंगे, नहीं तो वो रेजिडेंट नहीं बनेंगे। फिर सेकंड मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, तो भी 182 डेज चेक करेंगे, 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। अगला केस फिर मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर वो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, बाहर सेटल्ड है और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो उस केस में भी वो रेजिडेंट तब बनेगा अगर ओनली 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फिर अगला केस क्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, वो रेजिडेंट कब बनेगा? या तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करें, या एक नई कंडीशन गवर्नमेंट ने ऐड किया है कि 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन या अगर उससे ऊपर भी होंगे तो भी वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। और फिर लास्ट केस निकल के आ रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि इन 5 केस में आपको 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, इन 5 को छोड़ के बाकी सब केस में दोनों कंडीशन देखनी पड़ेंगी, बट इन 5 केस में या तो 182 की बात होगी या 120 डेज की बात होगी, और कुछ केस ऐसे ही होंगे जहां पे हमें डेज चेक ही नहीं करने, जहां पे हमें डेज चेक ही नहीं करने, डायरेक्टली रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। केस नंबर 5 मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल कर है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, 2 कैटेगरी होंगी, कौन कौन सी? शाबाश शाबाश शाबाश, लिपिका सीधे होके बैठे, बिल्कुल फटाफट से बोलो। अगर कोई रेजिडेंट बन जाएगा तो रेजिडेंट बनने के बाद कौन कौन सी कैटेगरी होंगी? या तो क्या बनेगा? आरओआर बनेगा, या वो क्या बनेगा? आरएनओआर बनेगा। अब आरओआर बनना या आरएनओआर बनना उसका एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब आपकी 2 एडिशनल कंडीशन होंगी, अगर दोनों की दोनों सेटिस्फाइड होंगी तो आरओआर वाली कैटेगरी में कवर होंगे, अगर दोनों में से सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी या दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो हम आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। कोई बताएगा आरओआर बनने वाली 2 एडिशनल कंडीशन कौन सी हैं? सबसे पहले एडिशनल कंडीशन ये निकल के आता है कि पिछले 10 में से किसी भी 2 साल अगर आप इंडिया के रेजिडेंट रहे हो तो अपने पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। सेकंड फिर मैंने कहा था पिछले
7 साल में 730 दिन या उससे ऊपर रहे तो अपने सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाइड कर दी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे तो आप ROR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, नहीं तो आप RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। अब याद करो लास्ट रिवीजन क्लास में एक पॉइंट मैंने और भी कहा था कि 2 लोग ऐसे होते हैं जिसमें एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी होती। हाँ जी, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका अरे नालायक सामने तीशा आप मुझे बताओ ऐसे 2 लोग कौन से होते हैं जिस केस में हमें एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी होती, मतलब डायरेक्टली वो RNOR बनेंगे। सर एक केस तो आपने हमें क्लास में बताया था कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बनेगा और वो रेजिडेंट बनेगा 120 दिन वाली कंडीशन की वजह से, तो उसमें एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी, वो डायरेक्टली RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। और सर फिर सेकंड केस आपने बताया था कि जो भी पर्सन डीम्ड रेजिडेंट बनते हैं सेक्शन 6(1)(a) के अंदर, भाई जो भी पर्सन डीम्ड रेजिडेंट बनेंगे 6(1)(a) के अंदर तो वो भी डीम्ड RNOR वाली कैटेगरी में कवर होंगे। ये बातें आपने सर हमें बताई थी। इन दोनों केस में ये बनेंगे RNOR, और इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी केस होगा जो रेजिडेंट बन जाएगा वो ROR कब बनेगा या RNOR कब बनेगा, उसके लिए उसको एडिशनल कंडीशन चेक करनी होंगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि 2 केस में डायरेक्टली RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, उन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी केस होंगे फिर एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, उसके बेस पे डिपेंड करेगा आप ROR हो या RNOR हो। ये सारी बातें हमने की। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अब अगले का निकालना है स्टेटस जी। अब जो बाकी लोग होंगे उनका स्टेटस कैसे निकलेगा, अगर मैं HUF की बात करूंगा, AOP की बात करूंगा, पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा, उस केस में चेक करते हैं कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पे है। अब फटाफट से बोला, अगर मैं कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करूंगा तो अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में होगा तो फिर तो वो रेजिडेंट बन जाएगी, अगर सारा कंट्रोल उनका बाहर होगा फिर वो क्या बनेंगे, NR बनेंगे। अब सोच के बोलो अगर हमें ROR या RNOR निकालना है तो मैंने कहा था इंडिविजुअल और HUF वाले केस में चेक करेंगे, बाकी किसी केस में चेक नहीं करते। क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा ऐसा है जो मेरे को ये बता दे कि अगर HUF को ROR बनाना है उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, कर्ता। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, एक बार दोबारा से अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो HUF क्या बन जाएगी, ROR। और अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर HUF जो है फिर वो RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी जी। ये सारी बातें हमने क्लास में की थी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर हमें इंडिविजुअल को छोड़ के स्टेटस अगर किसी और का चेक करना है तो फिर कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस पे चेक करेंगे। फिर बात हमने की कंपनी वाले केस में। अब कंपनी वाले केस में 2 लोग मैंने को बोले थे कि तो डोमेस्टिक कंपनी होगी, एक फॉरेन कंपनी होगी। डोमेस्टिक कंपनी हमेशा क्या बनेगी, रेजिडेंट बनेगी। फॉरेन कंपनी वाले केस में 2 केस होंगे, या तो कंपनी बनेगी 50 करोड़ तक या 50 करोड़ से ऊपर। अब अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है फिर तो हमेशा क्या बनेगी, NR। और अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी तो पोयम चेक करेंगे, और पोयम की गाइडलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम रिवाइज कर चुके थे। याद आ रही है जी, याद करो मैंने को लास्ट क्लास के अंदर कहा था कि हम पोयम को इंडिया से बाहर मान लेंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। पहली कंडीशन क्या था, उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसकी मेजर बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होनी चाहिए। फिर एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है या नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं 4 बातें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली बात क्या निकल के आ रही है कि आपकी पैसिव इनकम आपकी टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए। फिर सेकेंड केस मैंने कहा था कि आपकी जो इंडिया में एसेट्स हैं टोटल एसेट्स के लेस देन 50% होनी चाहिए। तीसरा मैंने कहा था कि आपके इंडिया में जो एम्प्लॉई हैं टोटल एम्प्लॉई के लेस देन 50% होनी चाहिए। और फिर जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं उस पे होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके हम मानेंगे उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है। फिर पैसिव इनकम में कौन कौन सी इनकम कवर होंगी जी, फिर मैंने कहा था इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, कैपिटल गेन की इनकम हो गया, या जो भी आपने इनकम कमाई होगी सेल एंड परचेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो जो भी आपकी इनकम होगी वो पैसिव इनकम बन जाएगी। अगर वो 50% तक होगी तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, नहीं तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ये सारी बातें हमने चेक की थी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में अभी तक हमने इतना ही रिवाइज किया था, मैंने अभी तक कोई नई बात नहीं बताई। जिन बच्चों ने लास्ट रिवीजन क्लास नहीं देखी उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार प्लीज़ लास्ट रिवीजन क्लास देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड सुपर से भी ऊपर फास्ट थी, ठीक है। और वो होगी क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में इसको रिवाइज कर चुके थे। अब जो मेन काम आज हमें स्टार्ट करना है अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जी, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब एक पॉइंट तो ये हमारा बचा हुआ है कि इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, और इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं एक बार वो देख लेते हैं जी। वैसे आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, बट एक बार फटाफट से मैं रिकॉल करवा दूं जी। याद करो, इंडियन सिटीजन से पहले ना इंडियन ओरिजिन कौन बनता है जी। कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिख के बताना चाहता है, मतलब क्लास का सिंगल बच्चा भी चैट बॉक्स में लिख के बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई इंडियन ओरिजिन के पर्सन कब बनते हैं, एक बार लिख के बताना जी। मेरी तरफ मत देखो नालायकों, इस प्यार से मेरी तरफ मत देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो गया तो तीर दिल के उस पार हो जाएगा। नालायकों चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो जी,
जल्दी बताओ जी, इंडियन ओरिजिन के पर्सन किसे कहते हैं? सर इंडियन ओरिजिन के पर्सन हम तब बनते हैं अगर मैं या मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक, या अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, फिर हम बनेंगे इंडियन ओरिजिन के पर्सन। और अनडिवाइड इंडिया मीन्स 1947 से पहले, वो इंडिया हो सकता है, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, इन मीन्स इन तीनों में से किसी भी कंट्री में अगर कोई पैदा हुआ है तो हम इंडियन ओरिजिन के पर्सन होंगे, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, इंडियन सिटीजन कैसे बनेंगे? भाई मेरा इंडियन सिटीजन बनना या ना बनना वो डिपेंड करता है हमारा बर्थ कहाँ पे हुआ था। अब अगर जो बच्चे रेगुलर बैच वाले होंगे या जो बच्चे रिवीजन क्लास पे अगर यूट्यूब पे देखते होंगे, याद करो मैंने आपको रिवीजन क्लास के अंदर पहले भी बताया हुआ है कि अगर किसी का बर्थ हुआ है 1950 के बाद और 1987 से पहले, मतलब अगर किसी का बर्थ हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद जी और 1 जुलाई 1987 से पहले, तो वो लोग जो होते हैं ना, वो लोग बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन होते हैं जी। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आई थिंक हम मतलब हम में से ना कोई इस कैटेगरी में कवर नहीं होता, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। क्या कह रहे हो? मैं डांट खानी है नालायक, मतलब बच्चा कह रहा आप इसमें कवर हो जाओगे ना, आप तो 87 से पहले हो ना। सर आप जितने साल को ना, आपसे 2-3 महीने बड़ा हूँ उसमें। हाँ, हंसने की बात नहीं है बिल्कुल भी, नालायक मेरे को कह रहे यहाँ पे कवर हो, आपके पेरेंट्स यहाँ पे कवर होंगे, आप यहाँ पे कवर होंगे, मैं यहाँ पे कवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। इधर देखो ध्यान से नहीं। हाँ जी, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए कि अगर किसी का बर्थ 26 जनवरी 1950 के उसके बाद हुए बट 1 जुलाई 1987 से पहले है, तो वो लोग जो है वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन है। अच्छा, अगर किसी का बर्थ हुआ है 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले, इट मीन्स हमारी सारी कैटेगरी जो है वो इसमें कवर हो जाती है। तो हम कब बनेंगे? हम तब बनेंगे अगर हमारे पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर हमारा बर्थ 3 दिसंबर 2004 से पहले का है तो हम तब बनेंगे अगर हमारे पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन है, तब हम इंडियन सिटीजन बनेंगे, नहीं तो इंडियन सिटीजन नहीं बनेंगे। और उसके बाद ये निकल के आ रहा है कि अगर किसी का बर्थ अगर 2004 के बाद हुआ है और टिल डेट तक हुआ है तो फिर मम्मी एंड पापा, मैं दोबारा बोलूंगा मम्मी एंड पापा, फिर बोलूंगा मम्मी एंड पापा, अगर ये दोनों ही इंडियन सिटीजन होंगे तब हम इंडियन सिटीजन बनेंगे, नहीं तो इंडियन सिटीजन नहीं बनेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया हमारा सिटीजन होना या ना होना या तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है या हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, बस ये बात ध्यान दो। हमारे ऊपर कब डिपेंड करता है? अगर हम 87 से पहले हैं। अगर 2004 से पहले हमारा बर्थ हुआ है तो हमारे पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन था तो हम इंडियन सिटीजन है। और अगर 2004 के बाद बर्थ है, मतलब आने वाले जितने बच्चे होंगे, जो कमिंग जनरेशन है 2004 के बाद वाली, वो सारी की सारी इंडियन सिटीजन तब बनेगी अगर मम्मी एंड पापा अगर दोनों ही इंडियन सिटीजन होंगे, तब इंडियन सिटीजन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, अब ये बातें आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है। डन है जी? चलो जी, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करते हैं, कंपनी वाले केस में हम पोयम चेक करते हैं, ये सारी की सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। और पोयम हमें चेक कैसे करनी होती है आपको बता ही दिया कि 2 कंडीशन होती हैं, एक्टिव बिजनेस बाहर होना चाहिए, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर होनी चाहिए। एक्टिव बिजनेस बाहर कब मानेंगे? अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, मतलब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। वो पैसिव इनकम आपकी टोटल इनकम के 50% तक हो, आपकी इंडिया में एसेट्स टोटल एसेट के 50% से कम हो, इंडिया में एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉय के 50% से कम हो, और होने वाला खर्चा 50% से कम हो, और पैसिव इनकम में ये वाली इनकम कवर होती हैं। ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डन है जी? और मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी को पोयम कॉन्सेप्ट में डाउट है या आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार सर्च कर लेना, पूरा डिटेल लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, और वो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, आप उसको देख सकते हो जी। अगर पोयम कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, अगर आता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जी। डन है जी? अच्छा, अब सुना ध्यान से, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब हमें स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 5। और पहले हम 5 करेंगे, उसके बाद फिर हम 9 करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब जो हमें सेक्शन नंबर 5 हमें स्टार्ट करना है ना, एक बार चेक करते हैं सेक्शन नंबर 5 एक्चुअल में है क्या। अब सेक्शन नंबर 5 जो है ना सर, सेक्शन नंबर 5 जो है उसकी हेडिंग है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक बार प्लीज सीधो के बैठ जाओ यार, प्लीज सीधो के बैठ जाओ। मुझे पता है, देखो थ्योरी चल रही है, कई बच्चों की आंख लग जाती है, उनको पता क्या लगता है, उनको लगता है सत्संग चल रहा है भाई, विवेक बाबा आए हैं, हाथ में 2 उनके वो हैं, क्या कहते हैं चिमटा चिमटा कहते हैं, छैना छैना, वो जैसे नारायण 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 नारायण, उनको ये लगता है, उनकी आंख लग जाती है बेचारों की ना। और फिर एकदम मैं उनको बोलता हूँ एकदम, उनको पता नहीं क्या हो गया। सीधे होके बैठा करो नालायकों।
शाम को 7:15 7:30 बजे का टाइम है, आपकी आंखों में नींद आ रही है, बताओ हद हो गई जी बिल्कुल। पढ़ने की बारी, सारी 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 नींद पढ़ने की बारी आती है। अभी कह दूंगा ना चलो खेलने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, हाँ 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 चलो 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 सर चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह दूंगा रिवीजन कर लो, अरे सर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, सीधे होके बैठो बिल्कुल जी। इधर सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब सेक्शन 5 यहाँ पे है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो स्कोप का मतलब क्या होता है कि आपकी टोटल इनकम जो है मैक्सिमम कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, ये सारी की सारी बातें 5 में निकल के आती हैं। अब देखना यहाँ पे गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, या तो आपकी कैटेगरी ROR में कवर होगी, या कैटेगरी आपकी RNOR में कवर होगी, या कैटेगरी आपकी NR में कवर होगी। अब इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप कवर होते हो तो आपके हाथ में मैक्सिमम हम कितनी इनकम टैक्सेबल करेंगे, ये सारी बातें हमें चेक करनी है। अब एक बार चेक करना जी। सबसे पहला पॉइंट आप मुझे खुद बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर कोई इनकम मैंने इंडिया में कमाई है, अगर कोई इनकम मैंने इंडिया में कमाई है, तो क्या वो इनकम तीनों के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बस मेरे को ये बता दो जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर कोई इनकम मैंने इंडिया में कमाई है, हाँ जी हेलो अंकल, अंकल प्लीज सीधे होके बैठो यार। अगर कोई इनकम मैंने इंडिया में कमाई है, तो क्या वो इनकम तीनों के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट देखो यहाँ पे वही बात कहना चाह रही है, इनकम अराइज इन इंडिया जो होगी वो ROR के अंदर भी टैक्सेबल है, RNOR के अंदर भी टैक्सेबल है, और NR के अंदर भी टैक्सेबल है, बस ये बात ध्यान दो। और अगर कोई इनकम आप इंडिया में रिसीव करोगे, अगर आपने कोई इनकम इंडिया में रिसीव की है, मतलब कमाई आपने कहीं पर भी है, कमाई आपने कहीं पर भी है, बट अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव की होगी ना, तो भी ROR में टैक्सेबल, RNOR में टैक्सेबल, और NR तीनों में टैक्सेबल जी। बट हाँ, अगर कोई इनकम आपने बाहर कमाई है और बाहर ही आपने रिसीव की है, तो ROR के हाथ में तो टैक्सेबल है, NR के हाथ में नॉन टैक्सेबल है, बट RNOR के हाथ में तभी टैक्सेबल होगी अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होगा, तभी वो इनकम टैक्सेबल करेंगे, नहीं तो इनकम टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये तो जैसे आपने छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे आप वो यूट्यूब फैमिली को भी वो डायग्राम दिखा दो ना जो आपने हमें रेगुलर बैच में बनवाया था, बड़ा सा डायग्राम। क्योंकि सर हमने देखे क्वेश्चन तो नॉर्मली उसमें से बनते हैं, तो ये बच्चे भी सामने जब बैठे भिंडी शिमला मिर्च कलर के, सर ये भी रिवीजन कर लेंगे, तो अपना वो डायग्राम दिखाओ जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मतलब एक बार ना वो हमें समझा दो, उसके बाद फिर हमें पता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिखा दो वो डायग्राम, पक्का? नहीं सच्ची? हेलो 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 हेलो, ये लो जी। अब ये कंप्लीट डायग्राम है, इसको ध्यान से देखना। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया ना सर, अगर ये टेबल आपने समझ ली, मैं लिख के देने को तैयार हूं रेजिडेंशियल स्टेटस में, अगर क्वेश्चन बनेगा आप गलती नहीं करके आओगे जी। इसमें सारे पॉइंट कवर किए हुए, सारे के सारे पॉइंट। तो जो बच्चे सामने बैठे एक बार सीधो के बैठ जाओ प्लीज, और सारे बच्चे मुझे आंसर देते रहे जी। रेगुलर बैच वाले बच्चे भी आंसर देंगे और यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे भी आंसर देंगे, और दोनों मिलके मुझे आंसर देंगे, मजा आ जाएगा जी आज। इधर देखो ध्यान से जी। सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भैया अगर मैं ROR हूं तो क्या होगा, RNOR हूं तो क्या होगा, और अगर मैं NR हूं तो क्या होगा। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट चेक करो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया अगर आपने, ध्यान सुना, अगर आपने इनकम इंडिया में रिसीव की होगी, तो मैंने पहले भी कहा तीनों में टैक्सेबल होगी, यस यस यस, तीनों में टैक्सेबल। अच्छा, अगर आपने इनकम इंडिया में रिसीव नहीं की, बट माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो अपने इंडिया में रिसीव की है। देखो एक तो होता है एक्चुअल रिसीव, एक तो होता है एक्चुअल रिसीव, एक होता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको मैंने कहा था एक सेक्शन 7 हम डिस्कस करेंगे सैलरी में, तो सेक्शन 7 की हेडिंग क्या थी, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे सोच के मुझे आवाज मारते, अगर मैंने इनकम एक्चुअल में इंडिया में रिसीव की है, वो तो तीनों में टैक्सेबल है, और अगर इनकम इंडिया में रिसीव की है या नहीं की, उस मैटर को छोड़ के अगर गवर्नमेंट ये बात कह दे कि हम ये मान लेंगे कि आपने इनकम इंडिया में ही रिसीव की है, मतलब अगर गवर्नमेंट हमें यह बात कह दे कि हम ये मान लेंगे कि आपने इनकम इंडिया में ही रिसीव की है, तो क्या तो भी वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी, नहीं होगी? यस होगी। तो देखो यहां पर भी यस यस यस। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है जी? एक बार सारे बच्चे क्रक्स लिखो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है सर? क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि चाहे आपने एक्चुअल रिसीव की हो, चाहे आपने डीम्ड रिसीव की हो, दोनों ही केस में अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होगी ना, तो तीनों को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे गलती करवाने की पूरी कोशिश करेगा सर। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, हाँ जी,
मेरे को दोबारा बताओ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो सबके हाथ में टैक्सेबल करेंगे, और अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है ना इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया तो भी हम सबके हाथ में टैक्सेबल करेंगे। तो सिंपल सी बात आ रही है, चाहे आपने रिसीव किया हो चाहे डीम्ड रिसीव किया हो, ये दोनों ही केस में इंडिया में टैक्सेबल है। उसके बाद गवर्नमेंट कहना चाह रही है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब अगर आपने इनकम इंडिया में कमाई है, अगर आपने इनकम इंडिया में कमाई है तो भैया सिंपल सी बात है, फिर तो आरओआर के अंदर भी यस है, आरएनओआर के अंदर भी यस है, एनआर के अंदर भी यस है। अच्छा, अगर आपने इनकम बाहर कमाई हो या कहीं पर भी कमाई हो, बट अगर गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि हम ये मान लेंगे आपने इनकम इंडिया में ही कमाई है, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहते इनकम डीम्ड टू बी, हाँ जी, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो क्या वो इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल करेंगे नहीं करेंगे? मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे बैंगनी, मेरे पिंक कलर के बच्चे, यस आपकी बात करो। एक बात मुझे बताओ, सेक्शन 9 आपने पढ़ा है जी? रेजिडेंशियल स्टेटस में, ओ मेरे भोले भंडारी, ओ मेरे भोले भंडारी, सेक्शन 9 आपने पढ़ा ना? सेक्शन 9 में क्या था? इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब सोच के बोला, अगर इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो क्या तो भी सबके हाथ में टैक्सेबल करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे। तो गवर्नमेंट कहते हैं भाई साहब अगर आपने एक्चुअल अराइज की हो तो भी टैक्सेबल है, अगर वो डीम्ड अराइज मान लेंगे तो भी वो इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो अभी तक 4 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। 4 पॉइंट कौन से कंप्लीट कर लिए? सबसे पहला पॉइंट हमने ये कंप्लीट किया, अगर इनकम इंडिया में रिसीव की है तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल है, अगर डीम्ड रिसीव है, अगर डीम्ड रिसीव है तो भी तीनों के हाथ में टैक्सेबल है, अगर इनकम इंडिया में कमाई है तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल है, अगर इनकम डीम्ड अराइज की है, अगर इनकम डीम्ड अराइज की है तो भी वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल है। और एक बात और बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले ही, सेक्शन 5 पूरा डिटेल में ना मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी अभी। अब देखो जो बच्चे डेली बेस पे एक्टिव हैं, जो बच्चे मेरे को देखते हैं सुनते हैं, उन्होंने जरूर देखी होगी। अगर नहीं सुनते या नहीं देखते तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ सेक्शन 5 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में कन्फर्म इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने 5 डिटेल में करा हुआ है, मतलब रेगुलर बैच के अगर आप स्टूडेंट हो या आपने कहीं से ही पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो फिर तो रिवीजन क्लास में बढ़िया है। अगर आपने नहीं करा हुआ ना तो मैंने सेक्शन 5 की, सिर्फ सेक्शन 5 की एक पूरी वीडियो बना के डाली है 8 से 10 दिन पहले। उसकी हेडिंग में लिखा हुआ है सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और आधे पौने घंटे की होगी मेरे ख्याल से। अगर आप वो पढ़ लोगे ना आपको इतना मजा आएगा, आपको वाकई ही सेक्शन 5 समझ के अंदर आएगा कि आपने 5 में, मतलब 5 के अंदर आना क्या। ठीक है जी। बट अगर आपने पहले पढ़ा है तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने पढ़ा हुआ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को दिक्कत है सेक्शन नंबर 5 के अंदर कि सर हमें डिटेल में समझना है, मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, उसकी हेडिंग है सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स, वो भी आप एक बार देख सकते हो जी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने इनकम बाहर कमाई है, अगर आपने इनकम बाहर कमाई है, उसका बिजनेस कंट्रोल बाहर है, बट प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, सोच के बोलना, अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होगा तो आरओआर में टैक्सेबल होगा, आरएनओआर में टैक्सेबल होगा, एनआर में टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर आपने इनकम बाहर कमाई, बिजनेस कंट्रोल भी बाहर है, प्रोफेशन भी बाहर सेटअप है, तो सिर्फ आरओआर में टैक्सेबिलिटी होगी, एनआर और आरएनओआर में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि बाहर कमाई हुई इनकम भी, हेलो, बाहर कमाई हुई इनकम भी आरएनओआर में तभी टैक्सेबल करेंगे अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप होगा, तभी टैक्सेबल करेंगे, नहीं तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद एक बारी, अब इनकम आपने कमाई बाहर, रसीद बाहर की, बट लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया। मैं दोबारा बोलूंगा, बट लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया। अब सोच के बताना, इनकम बाहर कमाई जी, इनकम बाहर कमाई, अब अगर इनकम बाहर कमाई और आपने बाहर ही रिसीव की बट लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया, तो क्या रेमिटेंस अगर बाद में की है तो क्या वो रेमिटेंस किसी के हाथ में टैक्सेबल होती है? आंसर इज नो। और मैंने क्लास में बहुत जोर दिया था रेमिटेंस वाले पॉइंट में, और मैंने आपको बार बार ये भी कहा था कि मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरे पुदीने कलर के बच्चे, कि अगर लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया होगा, मतलब आपने किसी और साल में कमाई होगी, किसी और साल में आपने रिसीव की होगी, बट किसी और साल में इंडिया में भेजी होगी, तो जब भी आप इंडिया में भेजोगे ना तो उस साल किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं करोगे। बस ये बात ध्यान दो जी। और मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट तो हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के अंदर भी किया था कि अगर लेटर ऑन रेमिटी टू इंडिया है तो ना तो आरओआर में आएगा, ना ही आरएनओआर के अंदर आएगा, और ना ही एनआर के अंदर आएगा। तो देखो नो नो नो, वो तीनों के हाथ में, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद देखो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। अब पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे प्रॉफिट जो पहले टैक्सेबल नहीं हुए, तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट तो तीनों के हाथ में ही नॉन टैक्सेबल होते हैं। ये बात ध्यान दो जी।
उसके बाद जी एग्रीकल्चर इनकम। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट होती है, अब जो इनकम ही सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है। हाँ जी, हेलो भैया, सीधा सीधा। अरे मेरे छोटू, सीधो के बैठ भाई। अरे भाई क्या कहने लग रहा है भाई, सीधो के बैठ जाना यार। बच्चा कह रहा है सीधे होके बैठ रहे हैं, सीधे होके बैठ रहे हैं। ओके सर, ठीक है सर। अब बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम जो है, अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाई है तो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, और जो भी इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होगी वो सारी की सारी किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो ROR हो, चाहे वो RNOR हो, चाहे वो NR हो। अब देखो ये कंप्लीट डायग्राम, ये दोनों पॉइंट सेम ही है जी, ये दोनों पॉइंट सेम है। बच्चे ने 2 बार लिख दिए हैं, सेम ही है। अगर कंप्लीट डायग्राम किसी ने भी सही ढंग से पढ़ लिया, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें से आप गलती नहीं करके आओगे। सर 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 सुनो तो, मतलब क्या हम एक बार आपको बता सकते हैं, मतलब हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे अभी मतलब हम चाहते हैं कि हम एक बार खुद आपको बताएं ताकि हमें ना मतलब क्लियर हो गया, हमें सारा डायग्राम समझ में आ गया। बिल्कुल लिख सकते हो जी, ठीक है। तीशा बताओगे, तीशा हो गया, लक्षिता हो गया, क्या नाम आपका, तीशा, लक्षिता, और क्या बच्चा, हाँ अंजलि हो गया, क्या नाम है आपका, हाँ बोलते रोहित हो गया, और अमन हो गया, क्या नाम आपका, हार्दिक हो गया, और प्रिया हो गया जी। मतलब कई बच्चे सामने बैठे हैं सर, बहुत जबरदस्त बच्चे सामने बैठे हैं, पूरी फैमिली कमाल कर देगी। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में सारे लिख के बता दो कि सेक्शन 5 में कौन कौन से पॉइंट मैंने बताए हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने बताया है कि अगर आपने इनकम इंडिया में रिसीव की होगी तो सबके हाथ में टैक्सेबल है, और अगर इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा तो भी सबके हाथ में टैक्सेबल है। सर अगर इनकम अराइज इन इंडिया होगी तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। सर अगर इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगी तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। सर इनकम अगर आपने बाहर कमाई है, उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है तो ROR में टैक्सेबल है, RNOR में, NR में नहीं है। सर इनकम अगर बाहर कमाई है, उसका प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है तो ROR में टैक्सेबल है, RNOR में है, NR में नहीं है। सर इनकम बाहर कमाई है आपने, ना तो कंट्रोल इंडिया में है ना ही प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो सिर्फ ROR में टैक्सेबल होगी और किसी में टैक्सेबल नहीं होगी। सर इनकम अगर बाहर कमाई है, बाहर रिसीव की है, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, तो फिर तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ सर अगर सेम ईयर में रेमिटेंस है, अगर रेमिटेंस सेम ईयर में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपने कमाई बाहर, रसीब बाहर की, सेम ईयर में आपने इंडिया में रेमिट कर दी, तो फिर ROR में तो टैक्सेबल करनी पड़ेगी, RNOR और NR में नहीं होगी। बट हाँ अगर लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया है तो तीनों में से किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं करनी, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद सर फिर आपने कहा, अरे यार वो था ना अनटैक्स, अनटैक्स क्या था यार, याद क्यों नहीं आता यार, बस 7 बादाम खाने हैं मेरे को सुबह उठ के ना, सर ने कहा भी था क्लास में। और अनटैक्स, हाँ हाँ सर याद आ गया, वो जो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट होते हैं, तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट भी तीनों में से किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। और सर एक पॉइंट और है कि जो इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होती है ना, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम हो गया, या और भी काफ़ी सारी इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होती हैं, तो जो भी एग्जम्प्टेड इनकम होती हैं वो भी तीनों में से किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। ये सारी बातें आपने हमें बताई हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके 5 में आती हैं। बाकी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके रेजिडेंशियल स्टेटस के, भी MCQs खत्म नहीं हुए। ये मत सोचना कि संडे को हमने MCQs कर लिए, आने वाले जो भी संडे होगा उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के दोबारा से भी MCQs डाल सकता हूं मैं, ठीक है ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट के भी डाल सकता हूं, तो टेंशन मत लेना सर, MCQs की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट हाँ सेक्शन 5 में कौन कौन सी इनकम ऐड होगी वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जी। अब यहाँ पे निकल के आता है 5 के बाद जो अगला पॉइंट अब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है। भाई ऐसी कौन कौन सी इनकम है कि जो मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि आपने इंडिया में इनकम कमाई है। अब याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सेक्शन 9 ना वैसे एक्चुअल में कोई सेक्शन नहीं है, मतलब मैं इसको कहता हूं कि फिजूल का सेक्शन है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं कि अगर ये यहाँ पे नहीं भी लिखी होती तो भी हमें पता होता। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट क्लास में मैंने डिटेल में कराई है, बट मुझे पता कई नालायक बच्चे हैं उन्होंने अमेंडमेंट क्लास देखी नहीं, क्योंकि वो था ना हारे का सारा बाबा शाम हमारा, तो बच्चे कह रहे हैं सर वो अमेंडमेंट क्लास कौन देखेगा डिटेल में, आप रिवीजन क्लास में कराओगे तो है, हम यहाँ से रट लेंगे, तो मुझे करवानी तो है, टेंशन मत लो, बट मैं दोबारा बोलूंगा डिटेल में अगर देखनी है तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैं करवा दूंगा कि अमेंडमेंट आई क्या है। इधर देखो ध्यान से, पूरे चैप्टर में एक सिंगल सेक्शन में ही अमेंडमेंट आई है, सेक्शन नंबर 9 के अंदर आई है जी। अब वो अमेंडमेंट आई क्या है उससे पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं जी। सेक्शन 9 की हेडिंग ये बात कहती है, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन कौन सी इनकम है कि मानना ही पड़ेगा आपने इनकम इंडिया में कमाई है।
अब सबसे पहली इनकम गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपने कोई सर्विस इंडिया में रेंडर की है, हाँ जी, अगर आपने कोई सर्विस इंडिया में रेंडर की है और उससे कोई इनकम कमाओगे तो माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है। बताओ इसके अंदर कौन सी बड़ी बात बोल दी इन्होंने। अरे एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम एक बात बताओ, अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर की है, अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर की है तो ऑब्वियस सी बात आपने इनकम इंडिया में ही तो कमाई है। बट प्रॉब्लम क्या थी कि एनआर मानने को तैयार नहीं होता था। और याद करो जितने बच्चे मेरे रेगुलर बैच के होंगे या इवन यूट्यूब फैमिली के भी होंगे, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सेक्शन 9 जो है ना वो स्पेसिफिकली एनआर के लिए आया है, क्योंकि सर आरओआर की तो वैसे ही ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो ये एनआर कहता था, एनआर नहीं 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 नहीं, मैं नहीं इस इनकम को मानूंगा कि मैंने इंडिया में कमाई है, मैं इस इनकम को नहीं मानूंगा मैंने इंडिया में रिसीव किया, गवर्नमेंट करी ऐसी की तैसी तेरी। भाई तू मान रहा है अच्छी बात है, नहीं मान रहा मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 9 का मतलब क्या? इनकम डीम टू बी एक्री और अराइज इन इंडिया। मतलब माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, ये इनकम तुमने इंडिया में कमाई है और ये इनकम तुम्हारे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है। तो अब गवर्नमेंट एनआर को ये बात कहना चाह रही है कि भाई साहब अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर की है ना, अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर की है, चाहे पैसा आपने बाहर ही क्यों ना रिसीव किया हो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम अपनी इंडिया में कमाई है और वो इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 1 ये बात कहना चाह रहे हैं। अब सोच के बताओ, अगर 9 नहीं भी होता तो क्या हमें नहीं पता था ये इनकम इंडिया में कमाई है? ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सर्विस इंडिया में दी है तो इनकम का लिंक तो इंडिया से ही है ना, तो वो टैक्सेबल होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि तुम आर्ग्यूमेंट करो, कुछ भी करो, हम मान के चलेंगे वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है। सेकंड पॉइंट फिर कहता है, अगर आपने सर्विस इंडिया से बाहर दी है, आपने सर्विस इंडिया में नहीं दी, अगर आपने सर्विस इंडिया से बाहर दी है बट फिर भी आपके हाथ में मान के चलेंगे आपने इनकम इंडिया में कमाई है, कब? अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन है। मैंने क्लास में भी इस पॉइंट पे काफी जोर दिया था आपको, मैंने कहा था कि वैसे अगर आप सर्विस इंडिया से बाहर रेंडर करोगे ना तो वो इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया होगी। बट गवर्नमेंट कह रहे कि अगर किसी ने सर्विस इंडिया से बाहर दी और सर्विस देने वाला इंडियन सिटीजन है और पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पेमेंट लेने वाला अगर इंडियन सिटीजन होगा ना तो मानना ही पड़ेगा उसको कि उसने इनकम इंडिया में कमाई है और वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। बट हाँ एक बात ध्यान देना कि सिर्फ सैलरी की इनकम टैक्सेबल होगी, जो भी उसको अलाउंसेस मिलेंगे या जो परक्यूजिट मिलेंगे ना वो एग्जम्प्ट होंगे सेक्शन 10 में। मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन सिटीजन को 5 लाख रुपए की सैलरी पे की और 2 लाख रुपए के अलाउंस और परक्यूजिट पे किए, तो अलाउंस और परक्यूजिट एग्जम्प्ट हो जाएंगे सेक्शन 10 में। सिर्फ 5 लाख रुपए की हमें टैक्सेबिलिटी करनी है। रीजन यहाँ पे सैलरी लिखा है जी, यहाँ पे सैलरी लिखा है तो सैलरी मींस ओनली सैलरी, परक्यूजिट और अलाउंसेस जो होंगे वो एग्जम्प्ट होंगे। तो कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देते हैं जी, वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन सिटीजन को 5 लाख रुपए की सैलरी दी है, 2 लाख रुपए के परक्यूजिट दे, बताओ उसकी इनकम कितनी होगी? उसकी इनकम 5 लाख रुपए ही बनेगी, 7 लाख रुपए नहीं बनेगी। बस ये बात ध्यान दो, है ना जी। तो 2 पॉइंट कौन से हो गए? एक पहला पॉइंट क्या हो गया, अगर सर्विस इंडिया में रेंडर करोगे फिर तो हर केस में डीम्ड मानेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर सर्विस आपने बाहर रेंडर की है, पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पेमेंट लेने वाला अगर इंडियन सिटीजन है तो मानना ही पड़ेगा वो इनकम अपनी इंडिया में कमाई है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई एसेट्स आपके इंडिया में सिचुएटेड है, याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था जी, जो बच्चे अब काफी सारे शहरों के जो मुझे देख रहे हैं, एक बात में सोच के बताना यार, जो हमारे जीजू हैं, कौन है जीजू? भाई बच्चे तो ऐसे कह रहे हैं सर जीजू कौन, वो निक जोनस क्या? अरे सर शर्म आ रही है, 1 मिनट रुको। सर निक जोनस की बात कर रहे हो क्या? जीजू है सर वो जीजू, ओ माय गॉड। इधर देखो ध्यान से, कई बच्चे ना ये जीजू वर्ड में पता क्यों कहता हूँ सर, एक बार मैंने बैच में ना निक जोनस का नाम ले दिया, एग्जांपल नॉर्मल मैं क्लास में एग्जांपल लेता रहता हूँ, तो मैंने क्लास में ना फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ, आज से 2 साल पहले की जब फेस टू फेस क्लास चलती थी, तो मैंने गलती से निक जोनस का नाम ले दिया। भाई साहब एक लड़की क्लास के अंदर बोल पड़ी, सर जीजू बोलो। मैं कहा जीजू बोलो भाई साहब, तुम जीजू मतलब क्या मतलब हुआ? बोला इतनी एक्साइटेड, सर जीजू हैं वो, सर जीजू हैं वो हमारे, सर वो जीजू हैं हमारे। इधर देखो ध्यान से ना लाइको, जीजू हैं वो तुम्हारे। अब सुनना ध्यान से, चलो मान लो जीजू का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो जीजू की एक प्रॉपर्टी ना, मतलब निक जोनस की एक प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर पड़ी है। अब अगर निक जोनस की प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, सोच के बोलना, अगर निक जोनस की प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, अगर मान लो निक जोनस की प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है,
तो क्या उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आएगी तो क्या उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियस बात तो होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो निक जोनस प्रॉपर्टी बेच दे, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, मान लो जीजू की ना एक प्रॉपर्टी लक्ष्मी नगर में है और मैंने वो प्रॉपर्टी उनसे किराए पर ली हुई है, तो जो मैं किराया जीजू को पे करूंगा तो क्या वो इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है यस बनेगी। और अगर मान लो कल जीजू जो हैं ये प्रॉपर्टी अगर मुझे सेल कर दें, अगर ये प्रॉपर्टी मुझे सेल कर दें, तो सेल से जो इनकम जीजू कमाएंगे, निक जोनस जो कमाएगा, तो क्या वो भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहना चाह रही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में सिचुएट करती है, उसको ट्रांसफर करके जो भी इनकम आएगी तो मानना ही पड़ेगा वो इनकम अपनी इंडिया में कमाई है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। फिर अगला पॉइंट ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर ट्रांसफर किए, अब सोच के बोला अगर मैंने इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर ट्रांसफर किए, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए तो याद करो मानना ही पड़ेगा वो इनकम अपनी इंडिया में कमाई है। आज मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर बेचे हैं, टाटा कंपनी के शेयर बेचे हैं, आईटीसी कंपनी के शेयर बेचे हैं, तो अगर किसी फॉरेनर ने इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए हैं तो क्या वो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे, नहीं मानेंगे? यस मानेंगे, और उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी अभी तक क्या बातें निकल के आ रही हैं सर? अभी तक आपने 4 बातें बोली हैं। पहली बात तो आपने ये बोली है कि अगर सर्विस इंडिया में रेंडर की होगी तो मानना पड़ेगा इनकम इंडिया में कमाई है। दूसरा आपने बोला कि अगर सर्विस आपने इंडिया से बाहर रेंडर की होगी तो भी मान लेंगे इनकम इंडिया में कमाई है, बट पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन हो, और उसमें सैलरी हो, सिर्फ परक्यूसिट अलाउंस कवर नहीं होंगे, वो एग्जाम्प्ट होते हैं। तीसरा फिर आपने बोला कि अगर कोई एसेट इंडिया में है उससे हम इनकम कमाएंगे तो मानना ही पड़ेगा वो इनकम अपनी इंडिया में कमाई है। फिर चौथा आपने बोला कि अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स हम ट्रांसफर कर देंगे तो उससे आने वाली इनकम को भी हम मान के चलेंगे अपने इनकम इंडिया में कमाई है। ये 4 केस अभी तक आपने बताए। अब 5वां केस देखो जी। 5वां केस ना रॉयल्टी इंटरेस्ट से पहले मैं 5वां केस आपको ये दिखाने जा रहा हूं, इसमें अमेंडमेंट आई है जी। इस पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट आई है और अमेंडमेंट है ये वाली आपके सामने है। वैसे मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर करवा दी थी, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता दोबारा से करवाने का, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था रिवीजन कराऊंगा, फुली अपडेटेड कराऊंगा, सारी अमेंडमेंट बीच में होंगी। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई इनकम आपने इंडिया से बाहर कमाई है, अगर कोई इनकम आपने इंडिया से बाहर कमाई है और उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से है, हाँ जी भैया इधर इधर कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा कह रहा हूं सर, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। बिजनेस कंट्रोल वर्ड जो है ना वो RNOR के लिए जरूरी है, ये बात ध्यान देना। जो इससे पहले हमने पॉइंट किया तो उसमें क्या लिखा था कि अगर इनकम बाहर कमाई है उसका बिजनेस कंट्रोल अगर इंडिया में है तो ROR में टैक्सेबल है, RNOR में, NR में नहीं है। बट यहां पे गवर्नमेंट करेगी अगर इनकम बाहर कमाई और बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से है तो सबके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे वो ROR हो, चाहे वो RNOR हो, चाहे वो NR। क्योंकि अगर इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया है, मैं दोबारा बोलूंगा, हाँ जी, अगर इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया है तो मानना ही पड़ेगा कि वो इनकम इंडिया में कमाई है और वो सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। अब देखना गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर इनकम कमाई फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया तो वो डीम्ड है, आपने इनकम इंडिया में कमाई है। बट अब बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? अभी तक गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि बिजनेस कनेक्शन का मतलब ये है कि आपका कोई एजेंट इंडिया में है, मतलब कोई फॉरेनर बाहर रहता है, उसका अगर एजेंट इंडिया में होगा, या कोई उसके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करता होगा, या कोई उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करता होगा, तो तभी हम मान लेंगे कनेक्शन इंडिया में है, तो आने वाली इनकम जो भी होगी वो डीम्ड मानी जाएगी और आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने ना फाइनेंस एक्ट 21 में एक अमेंडमेंट कर दी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर किसी फिरंगी का, अगर किसी गोरे का या फिरंगी का या NR का अगर सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इंडिया में होगी तो भी हम मान लेंगे वहां से आने वाली इनकम इंडिया में कमाई है और उस इनकम पे वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। सर एक बार दोबारा। अरे यार अमेंडमेंट क्लास तो हमने देखी नहीं। सर अमेंडमेंट क्लास हमने देखी नहीं तो क्या हमें समझ में आएगा? कोई बात नहीं, आएगा। सुनो तो सही, पहले सुनो तो सही, गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि अगर तूने इनकम बाहर कमाई है, उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो फिर हम मान लेंगे तूने इनकम इंडिया में कमाई है। अब बिजनेस कनेक्शन में एक नया पॉइंट जोड़ दिया कि अगर किसी फिरंगी का, अगर किसी गोरे का या अगर किसी NR का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इंडिया में है तो वहां से आने वाली इनकम हम मान लेंगे उसने इंडिया में कमाई है और वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस हम कब मानेंगे इंडिया में है, तो गवर्नमेंट ने वो 2 केस दे दिए। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ने ये दिया है जी,
आप याद करो मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी एग्जांपल दिया था कि आज हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, काफ़ी सारे डेटा हैं जो हम डाउनलोड करते हैं फॉरेन की वेबसाइट से। और बहुत सारी बाहर की वेबसाइट है सर। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एंटीवायरस का। मेरे लैपटॉप में ना मुझे एंटीवायरस डालना है, तो मुझे किसी ने वेबसाइट बताई, कौन पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को वेबसाइट कौन सी थी, और वो फॉरेन कंपनी की वेबसाइट है। उसका एंटीवायरस ना डॉलर में आ रहा है, डॉलर में, कि आप इतने डॉलर की पेमेंट कर दो, आपके लैपटॉप में एंटीवायरस डाउन मतलब हम इंस्टॉल कर देंगे। अब सोच के बोलना सर, प्रैक्टिकल लाइफ में डेली बेस पे कितना डेटा हम डाउनलोड करते हैं, मतलब कितने सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, और ये सारी फॉरेन कंपनी क्या है, ऐसी फॉरेन कंपनी जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक काम कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है तुम करोड़ों का बिजनेस लेके जाते हो इंडिया से और तुम इंडिया में टैक्स ही पे नहीं करते। अब फॉरेनर कहता था भैया हम क्या करें, भाई हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है नहीं, हमारा इंडिया में ऑफिस है नहीं, और तुमने ये भी नहीं कहा कि हमारा बिजनेस कनेक्शन है, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में ये कहीं नहीं लिखा था कि ये भी इसमें कवर होंगे। अब जब गवर्नमेंट को लगा यार आर प्रैक्टिकली इतनी इनकम कमा रहे हैं, इतनी टर्नओवर कर रहे हैं, तो हमें तो नुकसान है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया कि अगर किसी गोरे का, अगर किसी फिरंगी का, अगर किसी एनआर का, इंडिया के लोग मतलब डेटा हम एक्सेस करते हैं या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, और उस पर्सन की, उस फिरंगी की, उस एनआर की पूरे साल में इंडिया से टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर होगी ना, तो जो भी वो इनकम कमाएगा माननी ही पड़ेगी वो इनकम इंडिया में कमाई है और वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अच्छा, हाँ याद आ गया सर, आपने अमेंडमेंट क्लास में करवाया था। आपने अमेंडमेंट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल आपने दिया था। आपने कहा था वो एंटीवायरस वाला एग्जांपल दिया था, कि आपने कहा था कि वो जैसे मान लो मेरा पेन ड्राइव में डेटा उड़ गया, तो अगर मुझे बैकअप लेना है तो फिर बैकअप लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसकी पेमेंट की। तो सर ऐसी बहुत सारी कंपनी होती हैं, आज हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो सर फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई एनआर कंपनी है जिसके परचेजर इंडिया में हैं और वो इंडिया से बिजनेस कर रही है पूरे साल में 2 करोड़ से ऊपर, तो जो भी वो इनकम कमाएंगे उसको इनकम को डीम्ड मान लेंगे। आंसर इज यस। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ एनआर इन इंडिया शैल आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इंडिया। उसको भी हम क्या मान के चलेंगे, बिजनेस कनेक्शन मान के चलेंगे। पहला केस क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई गुड्स सर्विस प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय एनआर विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, और उसकी एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, मतलब जो वो पेमेंट इंडियन से ले रहा है, अगर वो पेमेंट इंडिया से ले रहा है, एग्रीगेट पेमेंट अगर ले रहा है पूरे साल में 2 करोड़ से ज्यादा, तो फिर मानना ही पड़ेगा वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है सर फिर वो सारी इनकम में टैक्स पे करेगा, या जो टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उस टर्नओवर पे जो इनकम कमाएगा, जो टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उस टर्नओवर पे जो इनकम कमाएगा उस इनकम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अगली फिर अमेंडमेंट क्या आई जी। एक बात में सोच के बोला नहीं, मैंने आपको अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी कहा था यार काफ़ी सारी मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिसके आप एडिक्टेड हो। मैं सही बता रहा हूँ सर, मैं कई बच्चों को देखता हूँ कैंडी क्रश में लगे हुए हैं, कई बच्चे सबवे सर्फ होते हैं, सबवे सर्फ में लगे हुए हैं, कई बच्चे टेम्पल रन में लगे हुए हैं। मतलब इतनी सारी गेम्स आ चुकी हैं, आपको खुद ही नहीं पता, पूरे एडिक्टेड हो चुके हैं, आपका माइंड डंब होता जा रहा है जी। मैं सही बता रहा हूँ सर, कई बच्चों का माइंड धीरे 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 इतना डंब हो रहा है, उनका माइंड चलना बंद हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि भाई साहब बाहर वाली इतनी एप्लीकेशन हैं, लोग उनको डाउनलोड करते हैं और फिर वो आगे आगे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उनकी पेमेंट करते हैं डॉलर में। एक बात तो इंडिया के अंदर पबजी आई, अब पबजी जो थी ना सर, पबजी जो थी वो इंडियन नहीं थी, अब इंडिया की मेरे ख्याल से कोई पबजी आई है, बट जो पबजी पहले वाली थी वो फॉरेन की थी। अब कितने करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। आज इतनी सारी गेम्स होती हैं, पहले 10 लेवल फ्री होंगे, 11वां लेवल परचेज करना पड़ेगा। और सर जिनको नशा हो गया, जिनको सोशल मीडिया का नशा हो गया, जिनको गेम का नशा हो गया, वो 11वां लेवल भी परचेज करेगा, वो 21वां परचेज करेगा, मतलब कितने लेवल वो परचेज कर लेगा और घर का सारा पैसा वो बहा देगा। सर उसको नहीं पता वो किसके अंदर फंसता जा रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसे की तैसी, भैया जो बच्चा फंस रहा है वो तो फंसे, उसकी वो तो उसकी जिम्मेदारी है, भैया वो समझने को तैयार नहीं है, बट जो तुम पैसा यहां से लेके जा रहे हो तो हमें तो टैक्स पे करो। तो गवर्नमेंट ने फाइनली अगला पॉइंट अमेंडमेंट क्या की है कि अगर किसी सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशन होती हैं, अगर उसके यूजर्स अगर इंडिया में 3 लाख से ज्यादा हैं, तो जो भी वो इनकम कमाएंगे उस इनकम को मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है और वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। और पबजी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप खुद सोच के बताओ क्या इनके यूजर 3 लाख से ऊपर नहीं है? ऑब्वियस बात 3 लाख से ऊपर है, तो जो भी यहां से इनकम कमाएंगे उस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल होगी। ये बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है। ठीक है, तो इस बार के अमेंडमेंट है और मुझे लगता है इस बार के एग्जाम में जरूर बनेगी।
तो अगर अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, डेटा की बात करेंगे, तो टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। और अगर यूजर्स की बात करेंगे इंडिया में, तो यूजर 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो ये आपका, अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है तो बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। अगर बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे तो उस इनकम को मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है, और वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो ये सेक्शन 9 का आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। बट इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन केस में हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते। एक बार ना इसको आप रीड कर सकते हो, या मैं सिर्फ एक बार बोल देता हूं, आप एक बार पढ़ लेना। मैंने क्लास के अंदर भी बताए थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन, जो इस बार सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी मुझे पता कि आपने घर जाके कुछ पढ़ना है नहीं, आप तो वो आपको तो लगता है सर विवेक सर आप ही करवा दो ना सर, देख लो सर प्लीज़ सर, वास्ता है, देख लो आपको खुदा का वास्ता है, एक बार आप ही पढ़ा दोगे ना तो हमें ना समझ में आ जाएगा। चलो एक बार बोल देता हूँ। ये 3 केस बस ये बात कहते हैं कि इन, पहले समझो, इन 3 केस को ना इसलिए बाहर निकाला क्योंकि इन तीनों में फॉरेन रिजर्व इंडिया में आ रहा है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब जब फॉरेन रिजर्व इंडिया में आएगा ना, तब तक इंडिया टैक्स चार्ज नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट ये बात करेगी कि वैसे तो अगर कोई प्रॉफिट आपने कमाया, उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से है तो फिर तो हर केस में टैक्सेबल है। बट 3 केस ऐसे होंगे जिसमें बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है बट फिर भी वो इनकम टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब सबसे पहला केस याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपने कोई गुड्स इंडिया से परचेज किया एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, अब सोच के बोला अगर आप गुड्स के एक्सपोर्ट करोगे तो क्या फॉरेन रिजर्व इंडिया में नहीं आएगा? ऑब्वियस ही बात आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही जो भी तुम एक्सपोर्ट से प्रॉफिट कमाओगे ना, उस प्रॉफिट को हम नहीं मानेंगे तुमने इंडिया में कमाया है, वो प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में नॉन टैक्सेबल है। रीजन, क्योंकि रिजर्व बाहर से आ रहा है। फिर दूसरा केस मैंने कहा था कि अगर कोई न्यूज आपने इंडिया से कलेक्ट की है, मान लो कोई न्यूज आपने इंडिया से कलेक्ट की, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर हो रहा है, तो जब वो न्यूज बाहर चलाई जाएगी, आप सब जानते हो अच्छी न्यूज़ें बाहर चलती हैं, बुरी न्यूज़ें बाहर नहीं चलती। आज इंडिया में कितने बच्चों के रेप हुए, कितनी घटनाएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, ये कभी बाहर शो नहीं करते। बाहर कितने रेप हो रहे हैं, बाहर कितने लोग मर रहे हैं, बाहर किसको चाकू मार दिया, कभी इंडिया में शो नहीं करेंगे। रीजन, इससे टूरिस्ट इफेक्ट होता है। तो सोच के बना, अगर कोई अच्छी न्यूज़ इंडिया से बाहर चली तो क्या बाहर के टूरिस्ट इंडिया में आएंगे? नहीं आएंगे? यस आएंगे। तो गवर्नमेंट करे जो इस न्यूज़ को बेच के आपने प्रॉफिट कमाया वो हम नहीं मानेंगे इंडिया में कनेक्शन है, वो आपके हाथ में नॉन टैक्सेबल है। ऐसे अगर कोई मूवी इंडिया में शूट हुई, और बहुत सारी हॉलीवुड वाली मूवी हैं जो इंडिया में शूट हुई हैं, अब उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर हो रहा है, तो वो जो इनकम कमाएंगे कनेक्शन इंडिया से है क्योंकि मूवी इंडिया में शूट हुई है, बट गवर्नमेंट करे फिर भी हम नहीं मानेंगे। रीजन, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट इंडिया में आएगा। तो मेनली बस ये बात ध्यान देना कि जिस जिस केस में फॉरेन रिजर्व इंडिया में आ रहा है उस इस केस में गवर्नमेंट कह रही है हम कनेक्शन नहीं मानेंगे। इन तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी केस होगा, अगर कनेक्शन इंडिया में होगा तो इनकम डीम टू बी अराइज मान के तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब एक बार मुझे फटाफट से दोबारा से सारे, शाबाश, बस 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 एक पॉइंट रह गया सर। कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। होए होए होए, मेरे बिंगू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे भिंडी, मेरे बैंगनी, मेरे पिंक कलर के बच्चे, बहुत बढ़िया जी। एक बार फटाफट से दोबारा से रिकॉल करवा दो, फिर लास्ट पॉइंट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, याद आ जा। हाँ सर, पहला पॉइंट देखो ये निकल के आ रहा है कि अगर हम सर्विस इंडिया में रेंडर करेंगे तो मानना पड़ेगा इनकम इंडिया में कमाई है। दूसरा, अगर हम सर्विस बाहर रेंडर करेंगे, पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन है, तो मानना पड़ेगा इनकम इंडिया में कमाई है, बट हाँ अलाउंस और परक्यूजिट एग्जाम्प्ट होंगे। तीसरा, अगर कोई एसेट इंडिया में है वो उसको ट्रांसफर करेंगे या उससे इनकम कमाएंगे तो मानना पड़ेगा इनकम इंडिया में कमाई है। चौथा, अगर इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिए उससे आने वाली इनकम को मानना पड़ेगा इनकम इंडिया में कमाई है। पांचवा, अगर इनकम बाहर कमाई उसका कनेक्शन अगर इंडिया से है तो मानना पड़ेगा इनकम इंडिया में कमाई है। अब बिजनेस कनेक्शन कब मानेंगे? या तो कोई एजेंट इंडिया में हो, या कोई स्टॉक मेंटेन कर रहा हो इंडिया में, या कोई हमारे बिहाफ पे ट्रांजेक्शन कर रहा हो, या उसका, उस फिरंगी का, उस एनआर का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में हो। अब सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस कब मानेंगे? कि अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है और इंडिया से तो पेमेंट ले रहा है, अगर पूरे साल की 2 करोड़ से ऊपर है तो मानना पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है। दूसरा, अगर उसके यूजर्स इंडिया में हैं और यूजर्स 3 लाख से ऊपर अगर इंडिया में होंगे तो मानना पड़ेगा इनकम इंडिया में कमाई है, तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अब बिजनेस कनेक्शन होने पर इंडिया में इनकम टैक्सेबल है 3 केस छोड़ के। पहला केस, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। दूसरा, अगर आपने कोई न्यूज़ कलेक्ट की, ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर हो रहा है। तीसरा, अगर कोई मूवी इंडिया में शूट हुई, ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर हो रहा है। तो इन 3 केस को छोड़ के बाकी सब केस में अगर बिजनेस कनेक्शन होगा तो वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सर ये सारी बातें आपने मैं बताई। मजे आ गए सर, मजे। अब सुना ध्यान से, अब ये लास्ट वाला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ये इंटरेस्ट वाला जी। इधर देखो ध्यान से, ये पॉइंट है क्या। अब जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे ना,
वो ये डायग्राम देखकर ही समझ गए होंगे इसके अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो डायग्राम देख के समझ गए होंगे इसके अंदर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ जी। इधर देखो ध्यान से, पहले समझ लो, इस डायग्राम को बाद में देखना जी, पहले समझ लो। इस डायग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है, इस डायग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो, जैसे पहले दो बाइफर्केशन करो, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से बाइफर्केशन? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर एक बात बताओ, क्या आज इंडियन गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है? नहीं लेती, बिल्कुल लोन लेती है जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई लोन लिया, हाँ जी, बस सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की बात हो रहा है मेरे बाबू मेरे भिंडी, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट की बात हो रहा है। इधर सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई लोन लिया, उसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई नो हाउ लिया, उसके बदले वो रॉयल्टी पे कर रही है। नो हाउ समझ गए ना? नो हाउ पता होगा ना, जो पहली बार वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, तो वो रिवीजन क्लास पता नहीं क्यों देख रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कुछ उनके कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। बट नो हाउ का मतलब होता है किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला। जैसे आर मारुति सुजुकी, अब मारुति कंपनी कह रही, मारुति कंपनी है गाड़ी बनाती, सुजुकी कंपनी गाड़ी बनेगी कैसे वो बताती है। मतलब किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला शेयर करना, उसके बदले जो पेमेंट करते हैं उसको रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, चलो वापिस आओ जी। मैंने बाहर से लोन लिया, उसके बदले इंटरेस्ट पे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से नो हाउ लिया, उसके बदले वो रॉयल्टी पे कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई सर्विस ली, उसके बदले वो फीस पे कर रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तुम्हें किसको? फिरंगी को, एनआर को। तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तुम्हें रॉयल्टी मिलेगी, तुम्हें फीस पे, तुम्हें फीस मिलेगी ना। सर सुनो ध्यान से, मेरी नजरों को देखना, मैं किसको कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं उस एनआर को, मैं कह रहा हूं उस एनआर को कि तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तुम्हें रॉयल्टी मिलेगी, तुम्हें फीस मिलेगी। उसने कहा बिल्कुल मिलेगी। मैं कहा अब सुनो, तुम्हारे हाथ में हर केस में सेक्शन 9 लग जाएगा अगर ये सब कुछ पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सर एक बार दोबारा, मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से लोन लिया, उसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई नो हाउ लिया, उसके बदले वो रॉयल्टी पे कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई सर्विस ली, उसके बदले फीस पे कर रही है। तो पैसा लेने वाले के हाथ में हर केस में सेक्शन 9 लग जाएगा, इवन इफ गवर्नमेंट ने उसके लोन को इंडिया में यूज किया हो या ना किया हो, इवन इफ उसके नो हाउ को इंडिया में यूज किया हो या ना किया हो, इवन इफ उसकी सर्विस को इंडिया में यूज किया हो ना किया हो। सिंपल सी बात निकल के आ रही है, अगर ये 3 सम पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो हर केस में लेने वाले के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा, वेदर उसके सोर्स को इंडिया में यूज किया हो या ना किया हो। तो आज अगर मान लो इंटरेस्ट की इनकम की बात करूंगा, रॉयल्टी की इनकम की बात करूंगा, या मैं अगर फीस की इनकम की बात करूंगा, ये तीनों सम हमेशा लेने वाले के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, ये तीनों सम हमेशा लेने वाले के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके सोर्स को इंडिया में यूज किया हो ना किया। सर अगर मान लो लोन इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं लिया, किसी और ने लिया, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी ने लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो टाटा कंपनी ने लिया, तो अगर किसी और ने लिया, मतलब नॉन गवर्नमेंट है, उसने कोई लोन लिया, उसने कोई नो हाउ लिया, उसने कोई सर्विस ली और फिर वो पे कर रहा है, उसके केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट है, अगर पेमेंट करने वाली, मैं दोबारा दिखा रहा हूं जी, अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो हर केस में इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे, वेदर सोर्स ऑफ इनकम यूज्ड इन इंडिया और नॉट। बट हाँ, अगर पेमेंट करने वाली अदर देन गवर्नमेंट है, तो लेने वाले के हाथ में सेक्शन 9 सिर्फ तब लगेगा अगर उसने सोर्स को इंडिया में यूज किया होगा। अच्छा, समझ गए सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, जैसे मान लो अगर मैंने कोई लोन लिया, अगर वो लोन मैं इंडिया में यूज करूंगा तब इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, आंसर इज यस। अगर वो सर्विस में यूज करूंगा इंडिया में, तब फीस वो टैक्सेबल होगी, आंसर इज यस। अगर मैं नो हाउ वो इंडिया में यूज करूंगा तब रॉयल्टी टैक्सेबल होगी, आंसर इज यस। मतलब गवर्नमेंट वाले केस में यूज टैक्स नहीं करना, गवर्नमेंट वाले केस में तो हर केस में टैक्सेबल करना है, अदर देन गवर्नमेंट वाले केस में वो तभी टैक्सेबल करूंगा अगर मैं उसको यूज इंडिया में करूंगा, तभी आपके हाथ में टैक्सेबल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अब रटने वाले बच्चों की बारी है जी, बस अब रटने वाले बच्चों की बारी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने नो हाउ लिया, गवर्नमेंट ने सर्विस ली और बदले में पेमेंट की है, तो जिसको पेमेंट मिली है आंखें बंद करके इनकम डीम्ड मान लेना और टैक्सेबल कर देना। आप ये चेक ही मत करना कि लोन यूज कहां पे किया।
आप ये चेक ही मत करना कि नो हाउ यूज कहां पे किया, आप ये चेक ही मत करना कि सर्विस यूज कहां पे। बट हाँ, अगर ये सब कुछ करने वाली अदर देन गवर्नमेंट है, तो अगर इनको यूज अगर इंडिया में किया होगा तब उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, नहीं तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो डायग्राम आपके सामने है जी, ये बातें आपके सेक्शन 9 में लिखी है, अमेंडमेंट मैंने करवा दी है। तो मेन बस आपको ये ध्यान देना है, सेक्शन 6 में से क्वेश्चन बनता है स्टेटस कैलकुलेट करना, और जो 5 केस मैंने आपको बताए हैं, इंडिया से बाहर जाना एम्प्लॉयमेंट वाला, क्रू मेंबर वाला, इंडिया में आने वाला, 15 लाख तक है, 15 लाख से ऊपर है, या वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, वो 5 केस जो है ना लिख के देने को तैयार हूं, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन। और जो सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला पार्ट है, जिसमें आपके ट्रांजेक्शन 2 करोड़ वाली है और यूजर्स 3 लाख वाले हैं, वो भी कंफर्म क्वेश्चन बने। पता नहीं मुझे, मेरी इंट्यूशन पता नहीं क्यों कह रही है कि वो 5 केस बढ़िया से कर लेना जी, वो बहुत बढ़िया से कर लेना 5 केस। और जो सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला ये वाला पॉइंट है, इसको आप अच्छे से जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है क्वेश्चन बनने की इस बार, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। तो अब जाके फाइनली हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है, रिवीजन हमारी पूरी हो जाती है। तो यहां तक एक बार आपने दोबारा से रिवाइज करके आना है जी, कोई डाउट हो पीछे करके दोबारा सुन लेना। अगली क्लास में, मतलब ये लगा लो थर्सडे को, हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी की, ठीक है जी। इनकम अंडर हेड सैलरी की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो बाकी मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जी। अच्छा, कई बच्चों को अभी भी समरी बुक नहीं मिल रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार टेलीग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे ना ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च का, उस सर्च में लिख दो, क्या लिखोगे, रिवाइज्ड हैंड रिटन इनकम टैक्स समरी बुक, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। रिवाइज हैंड रिटन इनकम टैक्स समरी बुक, ठीक है, आपके सामने आ जाएगी। कई बच्चे कह रहे हैं दोबारा फॉरवर्ड कर दो, सर दोबारा फॉरवर्ड करने से ना एक टेलीग्राम में कई सारी फाइल बन जाती, अब अगर नहीं मिलेगी तो फिर मेरे को दोबारा फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, फिर और है क्या। बट आप थोड़ा जाके सर्च तो करो, बच्चा ना सर्च नहीं करता, उसको लगता है कि बस पहले पहले मेरे को मिल जाए। ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है, उस सर्च पे क्लिक करके टाइप करो रिवाइज्ड इनकम टैक्स हैंड रिटन समरी बुक, पक्का कंफर्म आपके सामने आएगी, नहीं आएगी तो फिर मैं दोबारा डाल ही दूंगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो हम संडे को करेंगे और थर्सडे को हम सैलरी स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले प्लीज एक बार फिर कह रहा हूं, पहले 2 चैप्टर जो हमने रिवाइज किए हैं, अगर टाइम लगे तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना सर, जितनी रिवीजन करोगे उतने एग्जाम जल्दी क्रैक होंगे, ठीक है। डन है जी, पक्का पक्का, चले जी। चलो अब एक बार आपने फटाफट से दोबारा से रिवीजन करनी है, 5-10 मिनट अगर आपको लगाने हैं तो एक बार दोबारा से लगा लो, नोट्स आपके पास हैं जी, फटाफट से एक बार दोबारा से गो थ्रू करके 5 मिनट में सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन नंबर 9 रिवीजन कंप्लीट करके इसको पैकअप कर दो, पूरा हम डिटेल में हम रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है जी। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को, सेम टाइम शाम को 7 बजे सैलरी हेड की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सब बच्चों को बता देना, सैलरी हेड की रिवीजन थर्सडे को शाम को 7 बजे स्टार्ट होने जा रही है, 5 हेड की रिवीजन, गलती से मिस मत कर देना, क्लास आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। आपने पहले 2 चैप्टर मिस किए, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, बट आने वाले चैप्टर जो होंगे वो गलती से मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे के सारे 5 हेड के अंदर से बनते हैं। डन है, पक्का पक्का, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।